तो ईरान और इजराइल जंग के बीच अमेरिका ने अपनी भूमिका बढ़ा दी है। पहले तो ट्रंप ने ईरान को बिना शर्त सरेंडर करने को कहा, अब ईरान ने इससे इनकार कर दिया तो ट्रंप ने बड़ा बयान देकर इस युद्ध में आग में घी डालने का काम कर दिया है। ट्रंप ने साफ कहा है कि अगला हफ्ता इस युद्ध के लिए बेहद अहम साबित होगा। तो क्या माने, अमेरिका ईरान पर कभी भी धावा बोल सकता है। अगर अमेरिका ईरान पर हमला बोलता है तो ये युद्ध किस दिशा में जाएगा, इसका क्या ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ेगा, आप इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। आज हम आगे क्या कुछ हो सकता है और ट्रंप की ये जो एक्टिव एंट्री अब हो चुकी है, इसके क्या मायने हैं अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में अब क्या होने वाला है, विस्तार से करेंगे चर्चा। पहले ये रिपोर्ट। ईरान का विध्वंसक प्रहार, एक साथ 50 मिसाइलें दागी, हमलों में तेल अवीव धुआं धुआं, ईरान का बारूदी प्रतिशोध, बैलिस्टिक मिसाइलों से तबाही। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग के बीच एक दूसरे पर वार पलटवार अपने चरम पर है और इस जंग के बीच अब अमेरिका अपनी भूमिका बढ़ाने का पूरा संकेत दे चुका है। पहले ईरान को बिना शर्त सरेंडर करने की बात कही और अब अपने एक और बयान से ट्रंप दुनिया भर में सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध का अगला हफ्ता बेहद अहम साबित होने वाला है। तो क्या माने कि अमेरिका ने इस युद्ध को लेकर पटकथा लिख दी है, बस इसे अमल में लाने भर की देरी है। लेकिन इस पटकथा का एक बड़ा पात्र ईरान अमेरिका के झंडे के नीचे आने को बिल्कुल तैयार नहीं है। खामनेई ने साफ कर दिया है कि ना वो सरेंडर करेंगे और ना ही अमेरिका से कोई बात। युद्ध को निर्णायक लेवल पर ले जाएंगे, पीछे हटने का सवाल ही नहीं होता। खामनेई का ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि ईरान ने इजराइल पर अपने हमले की आक्रामकता को और बढ़ा दिया है। इजराइल पर ईरान के विध्वंसक हमलों के बाद चारों तरफ तबाही का मंजर दिख रहा है और चीख पुकार मची है। उत्तरी इजराइल में एयर रेड सायरन की आवाजें सुनाई पड़ रही हैं, तो वहीं इजराइल भी कहां पीछे रहने वाला है। वो लगातार ईरान को सदमे पर सदमा देने की कोशिशें कर रहा है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने ईरान के अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला कर दिया है। हमले के बाद हुए नुकसान की फिलहाल कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है। हमले से पहले इजरायली सेना ने अराक और खुंदब शहर के लोगों को इलाका खाली करने की चेतावनी दी थी। बता दें कि अराक का हैवी वाटर रिएक्टर वो न्यूक्लियर फैसिलिटी है जिसे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा माना जाता है। इसके साथ ही अराक में बड़े पैमाने पर हथियारों का उत्पादन भी होता है। जाहिर है इजराइल का ये हमला ईरान के लिए बड़ा झटका है। इस युद्ध ने दुनिया भर के देशों की कारोबारी चिंता को बढ़ा दिया है। ऐसे में लंबे समय तक अगर ये जंग जारी रहती है तो इसका ग्लोबल इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। फिलहाल तो ईरान पर जहां अमेरिका इजराइल के साथ कदमताल करता दिख रहा है, तो वहीं ताजा खबर यह है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इस जंग में अमेरिका के दखल को लेकर कहा है कि ये पश्चिम एशिया में अस्थिरता लाने का एक प्रयास है। वहीं पुतिन इस जंग में मध्यस्थता निभाने को भी तैयार हैं। तो क्या माने, ये जंग अपने एक अहम पड़ाव में है और इसे लेकर अनिश्चितता के जो बादल मंडरा रहे हैं उस पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं अनिल त्रिगुणायत सर का, पूर्व राजनयिक और डिस्टिंग्विश्ड फेलो विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन। एम्बेसडर त्रिगुणायत, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं मेजर जनरल रिटायर्ड एसपीपी सिंह सर, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। जनरल सिंह, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं रॉबिंद्र सचदेव सर, विदेश मामलों के जाने माने जानकार, ट्रंप साहब पर एक किताब भी लिख चुके हैं और भी किताबों के ऑथर। बहुत बहुत स्वागत है सचदेव सर आपका हमारे शो पे। सबसे पहले एम्बेसडर त्रिगुणायत सर, आपसे ही चर्चा की शुरुआत कर रहा हूँ। जिस हिसाब से ट्रंप अचानक से कूदे हैं, ज़रा हमें एक तो इसका एनालिसिस दीजिए सर कि शुरुआत में ट्रंप कह रहे थे कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है और ईरान को एक तरह से समझाइश देने की कोशिश कर रहे थे और बड़ी सॉफ्ट समझाइश थी वो। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप साहब को लग रहा है कि हम भी अब क्योंकि वो वी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं इजराइल के साथ, ये अचानक से ट्रंप को क्या हुआ सर, और ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है? क्या डायरेक्ट अटैक या सिर्फ असिस्टेंस इजराइल को?
देखिए, दो चीजें हैं इसमें हमें ध्यान रखने की, दीपक जी। एक तो ये है कि जो अमेरिका की वेस्ट एशिया पॉलिसी है, उसका सबसे अहम बिंदु है इजराइल की सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी। और चूंकि इजराइल में हमने देखा कि पीछे, चूंकि जैसे हमास के खिलाफ जो सीज फायर की बात थी, उसमें इजराइल पीछे हट गया, तो अ, अमेरिका ने डायरेक्ट हमास के साथ बात करनी शुरू कर दी। हूथीज के साथ भी उन्होंने डायरेक्ट बात की, जो दोनों ईरान के प्रॉक्सीज थे। उसके अलावा ईरान के साथ में भी वो बातचीत कर रहे थे, छठे राउंड की बातचीत होने वाली थी। तो जहां तक मेरा मानना है कि ट्रम्प की एक बात तो है कि वो ये इस तरह के हॉट और कन्वेंशनल वॉर्स में विश्वास नहीं रखते हैं, उसको अवॉइड करते हैं, इसमें मैं नहीं समझता कोई शक की बात है। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि इसराइल की हालत भी ठीक नहीं है। इस युद्ध में उनका थोड़ा मिसकैलकुलेशन हुआ है। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ईरान इस हद तक, इस सब के बावजूद, अब आप देख लीजिए कि अगर वो कह रहे हैं कि पूरा ईरान का एयर स्पेस हमारे कंट्रोल में है, तो उसके बाद भी अभी आज 50 मिसाइल्स ईरान ने दाग दी हैं। तो एक तो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन की वजह से आपको सही सिचुएशन क्या है कहीं पता नहीं लग रहा है। दूसरी चीज यह है कि ईरान जो है, भले ही कितना भी हो, एक सिविलाइजेशनल नेशन है। आप उसको एब्जेक्ट सरेंडर के लिए कहेंगे तो कैसे हो सकता है। तीसरी चीज यह है कि ये फिर से वही इराक वाला मसला होने वाला है। कभी आज ग्रोसी जो है डायरेक्टर जनरल आईएईए के, उन्होंने कहा कि कोई ऐसा हमारे पास में प्रूफ नहीं है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। बेसिकली तो न्यूक्लियर वेपन को खत्म करने की बात हो रही कि अमेरिका का भी मेन ये है कि ईरान न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए, उसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान कोशिश जरूर करेगा और अक्वायर करने की, क्योंकि आज के जिस तरह का डिसऑर्डर वर्ल्ड है, उसमें हर एक देश कोशिश ये जरूर करेगा कि मेरे पास ऐसे वेपन्स हो जो एक बड़ा डिटरेंस का काम करे। लेकिन अभी तक आपने देखिए, जो उनकी खुद तुलसी गबार्ड जो डीजीएनआईए हैं, उन्होंने भी ये बात कही कि कोई ऐसा प्रूफ नहीं है। तो अब ट्रम्प साहब जो हैं वो इस बात को मान रहे हैं, जो इसराइल का नैरेटिव है, क्योंकि इसराइल ने डिटरमिन किया कि ईरान किसी भी समय न्यूक्लियर वेपन बना सकता है, क्योंकि इसके पास इतना एनरिच्ड मटेरियल है जो उन्होंने किया है। और उसका भी कारण मैं समझता हूं अमेरिका ही है। अगर ये इन्होंने वो न्यूक्लियर डील को नहीं खत्म किया होता, तो वो सिचुएशन पे हम आज नहीं आ पाते जहां पे आ गए हैं। लेकिन इसराइल और ईरान, आप ये सोच लें कि ये दोनों देश एक दूसरे के साथ 1979 से एक दूसरे को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानते हैं। ये एक, इसको कहते हैं मैड सिंड्रोम, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन सिंड्रोम। इससे ये दोनों ग्रसित हैं पूरी तरह से। वो एक दूसरे को खत्म करना चाहते हैं। अब इसमें कौन खत्म होगा, कौन नहीं होगा, या दोनों खत्म होंगे, ये देखने की बात है। रही बात इस प्रेसिडेंट ट्रम्प का रोल, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो अभी तक मैं नहीं समझता कि उन्होंने डिसीजन लिया है। लेकिन ये कि सारे गल्फ के देश जो हैं वो सब आज खड़े होकर के, चाहे कुछ नुआंस भी हो, वो खड़े होकर के नहीं चाहते हैं कि वेस्ट एशिया जो है वो एक थिएटर ऑफ वॉर बने, कि ये वॉर को कैसे रोका जा सके, क्योंकि इसके जो परिणाम होंगे वो सारी दुनिया के लिए, भारत के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए, ये बहुत घातक होने वाले हैं। क्योंकि युद्ध अगर बढ़ेगा तो कहीं पे भी मिसाइल कहीं इधर उधर गिरेंगी, और उसका एक बहुत बड़ा जो है मैं समझता हूं कि काफी बड़ा असर सारी दुनिया के ऊपर होगा। तो ये एब्सोल्युटली सर। जरूरी है जी। कि लोग, चाहे वो रूस या अमेरिका, दोनों मिलकर के या किसी भी तरह सोचें, क्योंकि देखिए रूस और चीन भी फिर पीछे नहीं बैठेंगे। वो भी अपनी तरफ से कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम अपने ड्रिल्स करने वाले हैं उसी एरिया में। तो देखिए, हमेशा एक तरफा बात नहीं हो पाएगी। दोनों जी। में आइडिया ये होना चाहिए था कि किसी तरह इसको रोका जाता। और जो कि जब पिछले संडे को जब मीटिंग होने वाली थी, तो ईरान इजराइल ने उससे एक दिन पहले ही अटैक कर दिया। तो वो चाहता है कि फोर्स करे अमेरिका को, ताकि अमेरिका इसमें घुसे, और फिर जो भी इसका युद्ध का परिणाम होगा वो तो सबको मालूम है। एब्सोल्युटली सर। इंटरेस्टिंगली, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में अब रशिया की एंट्री भी हो चुकी है। रशिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने एक वार्निंग जारी की है इजराइल को, और ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, कहा तो ये जा रहा है कि इजराइल ने गलती से जो बशेर न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो पर्शियन गल्फ में है, वहाँ पर जो अटैक किया उससे रशिया बहुत नाराज़ हो गया है, क्योंकि वहाँ पर पार्शियली जो है वो रशियन टेक्नीशियन ही उसको ऑपरेट करते हैं। तो एक तरह से क्लियर वार्निंग है। बट इजराइल अभी तो कह रहा है कि सॉरी, गलती से हो गया, वहाँ पे हमको टारगेट नहीं करना था। बट
अब रशिया की एंट्री भी इसमें ऑफिशियली कॉन्फ्लिक्ट में हो चुकी है। बहरहाल वापस आऊँगा मैं, थोड़ा सचदेव सर आपके पास आना चाहूँगा और मैं थोड़ा सा ये ट्रम्प डिलेमा को समझना चाहूँगा, बिकॉज यू हैव रिटन बुक ऑन ट्रम्प, तो मे बी आपसे बेहतर हमें कोई नहीं समझा पाएगा। 13 मई अमेरिका कहता है और ट्रम्प साहब कहते हैं कि वो ईरान पर इजराइल के हमलों में शामिल नहीं है। ठीक 4 दिन बाद 17 जून को ट्रम्प सोशल मीडिया पर कहते हैं बिना शर्त आप समर्पण करो। फिर 18 जून को जब उनसे पूछा जाता है जस्ट अगले दिन कि क्या आप युद्ध में शामिल होने जा रहे हैं, तो फिर ट्रम्प कहते हैं मैं कर भी सकता हूं, मैं नहीं भी कर सकता हूं, मैं नहीं जानता मैं क्या करूंगा। और अब वो कह रहे हैं कि आप वेट कीजिए अगले हफ्ते का। समझाइए सर हमें ट्रम्प के दिमाग में क्या चल रहा है और वो एग्जैक्टली किन लाइंस पर हैं। देखिए, किसी के दिमाग को कोई समझ नहीं सकता, पर हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। अव्वल तो जैसे एम्बेसडर त्रिगेनाथ कह रहे थे, बिफोर कमिंग टू ट्रम्प, नेतन्याहू पुश कर रहा है अमेरिका को इस जंग में शामिल होने, बड़े लंबे समय से पूरा प्रयास कर रहा है। और याद रखिए, नेतन्याहू की एज अब 75 और समथिंग है। ये उसकी जिंदगी का आखिरी और शायद सबसे सुनहरा कहीं या आइडियल मौका है कि वो अपने देश के लिए, अपने हिसाब के, हमेशा फ्यूचर के लिए न्यूक्लियर वेपन डेंजर फ्री कर दे इस जोन को। ये नेतन्याहू की ड्रीम और मिशन है। तो नेतन्याहू शुरू से गाजा वॉर से ही उसका तो ईरान पे पहुंचना था, उसे पहुंच गया। चल राइट वाट नाउ ट्रम्प, यस ट्रम्प डेफिनेटली इलेक्शन लड़े थे कि हम तो सारी वॉर्स बंद कर देंगे और नहीं, हम कोई चालू नहीं करेंगे। तो ट्रम्प उसमें डेफिनेटली बिलीव करते हैं। पर धीरे धीरे क्या हो रहा है, नेतन्याहू एंड इजराइल आई मैनेज टू कन्विंस, परसुएड कर चुके हैं ये ट्रम्प को काफी हद तक कि अमेरिका को कम से कम स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स द्वारा, जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं उनके द्वारा फोदरो फैसिलिटी स्पेशली जो है उसको डिस्ट्रॉय करना है। अब ट्रम्प खुद डिलेमा भी फेस कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल बेस से भी। उनके काफी बेस है जो स्टीव बेनन आइडियोलॉग वगैरह, वो कह रहे हैं बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। टकर कार्लसन, जिसको ट्रम्प अपना जिगरी यार मानता है, मीडिया पर्सनालिटी, वो भी कह रहा है नहीं जाना चाहिए। परंतु एक दूसरा विंग है जो कह रहा है हमें जाना चाहिए, और जो दूसरा विंग है जो वो आर्ग्यूमेंट दे रहा है इजराइल के साथ मिलके, वो ये कह रहे हैं ये मामला है वेस्टर्न सिविलाइजेशन का, कि हमें वेस्टर्न सिविलाइजेशन को बचाना है। इजराइल वेस्टर्न सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इन दोनों के बीच ऑफ कोर्स फिर ट्रम्प के पास और भी वेरिएबल्स है उनको, कि वेस्ट एशिया, अगेन जैसे बात हुई, वेस्ट एशिया में क्या रिएक्शन होगा, कैसे जाएगा, और जो अगर अटैक होंगे तो कैसे होंगे। बूट्स ऑन ग्राउंड बिल्कुल नहीं होंगे। तो ये चल रहा है। बट मुझे जो दिख रहा है मोर लेस, आई थिंक ट्रम्प हैज मेड अप हिज माइंड मोर और लेस कि वो अटैक करेंगे। वो अटैक करेंगे शायद ओनली मे बी पहले कदम में फोदरो की न्यूक्लियर फैसिलिटी को अपने बंकर बॉम्ब से। अब उसे पूरा डिस्ट्रॉय करे ना करे, क्योंकि फिजिक्स है वहां पर, किसी को पता नहीं, पहली बार ये चीजें हो रही है, तो वो होगा। अब उसके बाद ईरान कैसे रिटेलिएट करेगा इसका अंदाजा नहीं है। और इसका जो एनवायरमेंटल डैमेज होगा शायद ज्यादा नहीं होगा, लोकलाइज होगा, क्योंकि ऑब्वियसली यूरेनियम है, तो बट वो माउंटेन के अंदर ही रह जाएगा। और ये यूरेनियम वेपन ग्रेड नहीं है, राइट। तो कंटेमिनेशन होगी, गैसेस होंगी, तो 30, 40, 50, 100 किलोमीटर तक उसका असर होगा। तो वो ह्यूमेन एनवायरमेंट, जो भी मल्टीपल एंगल्स इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से कह लीजिए, पर इंटरनेशनल लॉ को आज की तारीख में कौन चिंता करता है जी। तो मोर और लेस ये है कि ट्रम्प के दिमाग में आई थिंक ये बन गया है कि करना है, कब करना है दैट इज मे बी अ क्वेश्चन, और करने से पहले किन किन पीसेस को अरेंज करना है। वेस्ट एशिया में डेफिनेटली है, सऊदी अरब बड़े परेशान है, यूएई दुखी परेशान होगा, सोच रहा है, कतर, ओके, बहरीन, तो इनसे जो भी कंसल्टेशंस वगैरह जो भी, और बाकी और प्रिपरेशंस की, ईरान अगर इनके किसी मिलिट्री बेसिस पे अटैक करे तब क्या करना है। ऑफ कोर्स मिलिट्री बेसिस अमेरिकन प्रोटेक्टेड हेवीली, एयर डिफेंस वगैरह, पर अगर ईरान रिटेलिएट करेगा तो फिर अमेरिका कैसे रिटेलिएट करेगा। तो आई थिंक ये सारी कैलकुलस चल रही है, और मोरलेस प्लान हो चुका है। जिस हिसाब से कल से रिपोर्ट आ रही है कि प्लान बन चुका है, अब बात है कि इस पे अमल कब करा जाएगा, राइट। तो इसके अमल में अभी जो दिखता है फर्स्ट फेज में जो भी होगा, अटैक होगा, बॉम्बर्स द्वारा होगा, फोदरो फैसिलिटी पे होगा, दैट्स इट। उसके अलावा इजराइल अपना करता रहेगा जो उसने करना है। अमेरिका अपने बूट्स ऑन ग्राउंड बिल्कुल नहीं लाएगा, अभी भी और फ्यूचर में भी। जो भी अमेरिका अगर करेगा वो फर्दर मिसाइल्स अटैक करेगा, बट फिलहाल के लिए अमेरिका ऑफेंस में
केवल एक ये कदम उठाएगा जो बहुत बड़ा कदम होगा, ये होता दिखता है। एब्सोल्युटली सर। जनरल सिंह, अब एक दिलचस्प जो चर्चा हो रही है दोनों खेमों से पूरी दुनिया में, और इस एंगल से अब इस युद्ध का असेसमेंट भी शुरू हो चुका है, और वो है कि क्रिटिकल शॉर्टेज ऑफ मिसाइल इंटरसेप्टर्स जो इजराइल का है, कहा यह जा रहा है 10-12 दिन का है, वहाँ से शॉर्टेज हो सकती है। तो थोड़ा सा हमें बताइए सर कि जो ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन स्टॉक पाइल है वर्सेस जो मिसाइल इंटरसेप्टर्स और दूसरी कैपेबिलिटीज़ इजराइल की हैं, आपको क्या लग रहा है सर डिफेंस के लिहाज से और दोनों की कैपेबिलिटीज़ के लिहाज से, लग रहा है कि कौन पहले एग्जॉस्ट होगा, या क्या वाकई में हथियारों की कमी जैसी कोई बात आप देख पा रहे हैं दोनों तरफ से? दीपक, आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल है, मैं एक्नॉलेज करता हूं, परंतु अगर हमने इनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज का अंदाज लगाना है तो इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल के पास इस समय मिसाइल इंटरसेप्टर्स की कमी पड़ रही है, क्योंकि पिछले 1.5-2 साल जब हमास के साथ वो लड़ाई कर रहे थे, उन्होंने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है और उसकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी और कैपेसिटी उतनी नहीं है, तो ये बहुत हद तक इसको ये महसूस करेगा। दूसरा है कि उसकी जो ताकत है उसे पूरी इस्तेमाल की है इसराइल ने, उसकी हवाई ताकत, बिल्कुल ईरान उसमें कमजोर है, उसने अपनी हवाई ताकत को इस्तेमाल करते हुए उसके एयर डिफेंसेस ईरान के बिल्कुल न्यूट्रलाइज किए हैं बहुत हद तक, इसलिए उसको एक तरह की एयर स्पेस के ऊपर डोमिनेशन किया हुआ। अच्छा, नेक्स्ट है कि जो उनकी मिसाइल और ड्रोन वॉरफेयर चल रही है, इसमें मैं नेतन्याहू को कोट करूंगा कि उसने बोला है कि ईरान के पास 20,000 मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इक्विवेलेंट टू न्यूक्लियर बॉम्ब्स। ये नेतन्याहू की असेसमेंट है, उसने बोला है ये। अगर उसने ये बोला है तो इतनी खूबी से मोसाद ईरान पे पहुंच गए, ड्रोन बेसिस बनाई और उनका तबाही की है, वहां पे ईरान की लीडर्स को डिकैपिटेट किया है, मिसाइल साइट्स, एयर डिफेंस साइट्स को न्यूट्रलाइज किया है, न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर दागा है, तो उसको ये इंटेलिजेंस में कैसे कमी रहेगी, ये जरा समझने वाली बात है और शायरी की बात है, क्योंकि इसमें इजराइल ने एक तरह का उनको शॉक लगा हुआ है कि जो ईरान ने मिसाइल्स दागी हैं हाइफा, टेल अवीव और नेगेव एरिया में, सदर्न कमांड एरिया में, वो काफी हद तक इजराइल के ऊपर एडवर्स असर पड़ा हुआ है। और इसको अगर हम समझें तो मैं आपको ये बताऊंगा आगे कि साइबर में और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी इजराइल की सुपीरियरिटी है, पर ईरान इतने पीछे नहीं है। उसने पिछले 1.5-2 साल में बहुत ज्यादा तैयारी की है, उसने अपना सबक सीखा। पिछले साल अप्रैल और अक्टूबर में जब मिसाइल एक्सचेंजेस हुई थी और उन्होंने जो मिसाइल दागी थी इजराइल के अंदर, वो फुली टारगेट नहीं किया था उन्होंने एरियाज, और उस समय से लेके अभी 6 महीने के अंदर, 8 महीने के अंदर ईरान ने दिखाया है कि उसकी जो रिजॉल्व है वो बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन है। पर्शियन सिविलाइजेशन को वो नहीं छोड़ेगा। वो ट्रम्प बेशक बोल रहे सरेंडर करें, उसका सवाल नहीं पैदा होता, मेरे हिसाब से सरेंडर नहीं करेगा। ईरान पर्शियन स्टेट है, उसके भी अपने एम है, ग्रैंड स्ट्रेटजी है, इराक, सीरिया, ये लेबनान तक भी वो अपना समझता है एरिया। बेशक अभी क्या हुआ है कि जो ये लड़ाई हुई है हमास के साथ, उसमें एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो हम बोलते हैं वो बहुत ज्यादा हद तक न्यूट्रलाइज हो गया है। ना तो हिजबुल्लाह ने अभी आंख दिखाई है, ना हुतीज ने भी किया कि रिसेंटली जब अमेरिका के साथ उसकी काफी मिसाइल बैटरीज का डिस्ट्रक्शन हुई है, और ना ही जो मिलिशिया है इराक, सीरिया के वो खड़े हुए हैं, क्योंकि सीरिया में रजीम चेंज आ गई, वो भी एक तरह का बहुत एडवर्स एक्शन हो गया है, और हमास ने बहुत ज्यादा मार खाई हुई है। और अभी दूसरा एक जो था, एक और जो एक्सिस है ईरान के लिए, जिसको बोला जाता है एक्सिस ऑफ अपहीवल या क्वार्टेट ऑफ क्योस, जिसमें चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया को शामिल किया जाए, ये भी इस समय एक तरह के लिए साइलेंट है, चुप है। क्या वजह है? ये अभी सारे
देख रहे हैं कि कैसे लड़ाई की हालात आगे बढ़ेगी। Absolutely. और अमेरिका इस समय स्ट्रेटजिक एम्बिग्विटी में है। एम्बिग्विटी इसलिए, बेशक वो ट्रंप है, बेशक वो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके थिंक टैंक्स हैं, वो वॉर गेमिंग कर रहे होंगे कि एंट्री इनटू कॉन्फ्लिक्ट आसान है जी। और एग्जिट स्ट्रेटजी क्या है। सबसे पहले देश को एग्जिट स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए, उसकी असेसमेंट सही होनी चाहिए। और इसी वजह से यस सर। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रंप ने अभी तक एक्शन नहीं लिया और अगले हफ्ते को टाला हुआ है। अब आपने एक और सर, बात सहमत, यस सर, सर आपने ना दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें इसमें बोल दी हैं जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एनालिसिस, डीप एनालिसिस डिमांड करती हैं। नंबर वन, जो आपने कहा कि किस तरह से जो ईरान का एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है ये मिसिंग इन एक्शन है। एक भी मिसाइल हिजबुल्ला, हाउदी, जो सीरियन सपोर्ट जो वहाँ से है, कुछ भी कोई एक्शन वहाँ पे नहीं दिखा है। तो या तो ये बहुत कमज़ोर हो चुके हैं या फिर ये लोग कूदना नहीं चाह रहे। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, मैं आऊँगा उस पर। लेकिन एक इंपॉर्टेंट दूसरी बात जो आपने बोली और उसको लेकर मैं त्रिगुणायत सर आपके पास आ रहा हूँ। जो जनरल सिंह ने कहा स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी, जो ये जो रणनीतिक अस्पष्टता है अमेरिका की, ये इसको आप कैसे असेस कर रहे हैं सर? कहा जा रहा है अमेरिका में कि मागा समर्थकों में ज़बरदस्त असंतोष है। ट्रंप का ये जो बदलता हुआ रुख है उनके समर्थकों को भ्रमित कर रहा है। अमेरिका फर्स्ट विचारधारा वाले लोग युद्ध के खिलाफ हैं। वो ट्रंप से उम्मीद कर रहे थे कि अमेरिका को विदेशी झगड़ों से वो दूर रखेंगे, जिसका वादा ट्रंप ने किया भी था। दूसरी तरफ इजराइल समर्थक हैं, जो युद्ध समर्थक गुट है, वो ईरान पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। अच्छा, कमाल की बात यह है, जैसा अभी जनरल सिंह साहब ने भी कहा, ट्रंप दोनों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं सर। तो एग्जैक्टली अमेरिका में इस वक्त की स्थिति क्या है और उन परिस्थितियों में क्या ट्रंप अपने प्लान के साथ आगे बढ़ पाएंगे सर? देखिए, जहां तक जो बात आपने कही और सचदेव साहब ने भी बताया, ये अमेरिका बड़ी डिवाइडेड सोसाइटी है। और जो प्रेसिडेंट ट्रंप का मागा बेस है, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि ये तो मैंने खुद ही शुरुआत करी, अमेरिका फर्स्ट और इस तरह की बातें, तो वो एक उस सिचुएशन से जो दबाव है उससे निकलने की बात है। जो एक सर्वे अभी रिसेंटली हुआ है उसमें लगभग 64% अमेरिकन इस बात के खिलाफ हैं कि यूएस इंटरवीन करे इस वॉर के अंदर। और अगर आप रिपब्लिकन्स को देखें तो उनका और भी बड़ा परसेंटेज इसमें है। तो जहां तक पब्लिक ओपिनियन की बात है या बूट्स ऑन ग्राउंड की बात है, वो तो बिल्कुल वहां पर उसका अपोजिशन है, क्योंकि अमेरिकन सोचते हैं कि ये जबरदस्ती की लड़ाई में घुस रहा है अमेरिका। अब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, दूसरी जूइश लॉबी की आपने बात कही, वो बहुत बड़ी स्ट्रांग लॉबी है। प्रेसिडेंट ट्रंप नेतन्याहू को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। दूसरी चीज ये कि इसराइल में जो लॉबी है आईपैक, वो भी नेतन्याहू से खुश नहीं है। लेकिन जब क्वेश्चन आता है इसराइल की स्वायत्ता का, इसराइल की एग्जिस्टेंस का, तो उस वक्त वो सब बहुत पावरफुल लॉबीज हैं, वो सब उसके फेवर में बात करती हैं कि किसी तरह से इसराइल को कोई खतरा ना हो एज ए नेशन स्टेट। तो ये एक सिचुएशन है, उसकी वजह से ट्रंप जो है वो ज्यादा इसकी तरफ बढ़ गए हैं आगे। दूसरी चीज ये है कि ट्रंप की जैसी आदत है कि वो हमेशा एक बहुत मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लेते हैं और उसके बाद कहीं बीच में मिडिल में जाकर के उस पर एडजस्ट हो जाते हैं। अब इस वॉर में अगर अमेरिका को वो घुसाते हैं तो उनके जितने भी अब तक के प्लान हैं वो सब प्लान बिल्कुल फेल हो जाएंगे। जहां तक अमेरिका फर्स्ट की बात है वो बिल्कुल नहीं रहेगा उसमें। तो इसलिए वहां पर जो है सबसे ज्यादा अपोजिशन है। अब स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी इस बात में है, एक तो उनका पर्सनल कन्विक्शन कि युद्ध के खिलाफ, ये तो सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी ये है कि आज तक कोई ऐसा कंफर्म्ड व्यू नहीं है। उनके खुद की सरकार ने ये कहा है कि ईरान के पास में न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की क्षमता या अभी नहीं है, इच्छा जरूर है। लेकिन आज की डेट में जिसकी वजह से नेतन्याहू ने इस बात को यहाँ से यहाँ बढ़ा दिया, उसके ऊपर में वहां पर कोई इस तरह का वो नहीं है। तो जब एक तरह की मैं कहूँगा कंकरेंस नहीं है, एक तरह की एग्रीमेंट नहीं है, तो आप फिर से वही इराक वाली बात को दोबारा से दोहराना चाहते हैं, या लिबिया में जैसा आपने किया कि मैन्युफैक्चर करें एविडेंस को, प्रज्यूम करें, और उसके बाद फिर जो जनरल सिंह ने कहा, कोई एग्जिट स्ट्रेटजी आपके पास है ही नहीं। और ईरान कोई छोटा मोटा देश नहीं है, 90 मिलियन की पॉपुलेशन है, बड़ा देश है, अपने
साइंटिफिकली काफी एडवांस देश है, वो हमें दिख ही रहा है उनकी जो तैयारी है उससे। तो सैंक्शंस के बाद 20 साल 25 साल सैंक्शंस के बाद भी आज भी वो खड़ा हुआ है। तो कुछ तो है उनके देश में जिसकी वजह से वो ये लड़ाई को लड़ते चले आ रहे हैं। रही बात जो तीन तीन एच या चार एच जो हुतीज हमास और हिजबुल्लाह की है, तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त में, चूंकि वैसे हालांकि उनका काफी कुछ इस पिछले 2 साल के अंदर में कमियां आई हैं, लेकिन अब आप ये देखेंगे कि अगर वाकई में अमेरिका कूदता है तो आप देखेंगे कि ये सारे जितना भी इनका बचा खुचा सामान है वो पूरी तरह से उसमें लग जाएंगे ईरान के फेवर में। हुतीज दोबारा से अटैक करेंगे, जिसके लिए अमेरिका ने डायरेक्ट उनके साथ एग्रीमेंट किया था। हिजबुल्लाह पूरी तरह डाउन आउट नहीं है, उनके पास अभी भी काफी हो, 30 किलोमीटर की मार करनी है उनको, तो बहुत ज्यादा नहीं है ये इसराइल के ऊपर में। इसराइल को ईरान ने डायरेक्टली दिखाया। अब आप ये सोचिए, एक तरह से ईरान जो है उनका फादर फिगर है, तो ईरान ये दिखा रहा है उनको कि हम 1200 किलोमीटर से दूर भी जाकर के सारी मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज ईरान इसराइल के पास होने के बावजूद हम उनको काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसमें ये एक सिचुएशन है। तो इसराइल की भी थोड़ी हालत इस वक्त ठीक नहीं है, इसीलिए वो अमेरिका पूरी तरह उनको सपोर्ट करेगा, असले के साथ ज्यादा पहले करेगा। और जैसा सचदेव साहब ने कहा कि शायद फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी जो सबसे इम्पोर्टेंट फैसिलिटी है, उस पे वो अपना एक बड़ा बंकर बम डाल के शायद उसको नेस्तनाबूद करे। और लेकिन उसके बाद ईरानियन रिस्पॉन्स जो है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि बात आगे कैसे जाएगी। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली सर। सचदेव सर, अब मैं थोड़ा सा अब आपसे मैं आपका असेसमेंट पूछूंगा। अब ट्रम्प साहब ने अगले हफ्ते कहा है, तो चलिए हम अगले हफ्ता भी लेते हैं, और जिस तरह के वो बयान देते हैं तो उसमें एक हफ्ता और जोड़ लेते हैं, तो कुल मिला के 14-15 दिन का मैं समय आपसे ले रहा हूँ। आप मुझे बताइए सर, हाउ डू यू असेस द लाइकली ट्रेजेक्ट्री ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट ओवर नेक्स्ट 15 days? I will begin by saying जो जनरल सिंह, एम्बेसडर जुनायद ने कहा द वर्ड स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी, आप भी कह रहे हैं। तो ट्रम्प जब कह रहा है कि अगले हफ्ते कुछ होगा, जरूरी थोड़ी अगले हफ्ते होगा, हो सकता है कल रात को हो जाए। भाई ये तो डिसइंफॉर्मेशन की एज है, ये थोड़ी कि आप वो दुनिया को बता के बोलेंगे जी हम अगले हफ्ते में कुछ बड़ा करेंगे, आज रात कर दे, कल रात कर दे, या हो सकता है 1 महीने बाद कर दे। सो दैट इज द स्पैन। मे बी मेरे हिसाब से ये जल्दी होगा। ओके, वन। सेकेंडली, ट्रैजेक्टरी, यस, अगेन जस्ट कैनॉट बी सेड, बट यस, मुझे जो दिखता है एक स्टेप होगा अमेरिका का, वो होगा बॉम्बिंग ऑफ फॉर्डो फैसिलिटी। अब वही बात है, उसके बाद रिटेलिएशन क्या होगा, जैसे अभी जनरल सिंह बता रहे हैं, एम्बेसडर बता रहे हैं, इस समय उन्होंने वॉर गेमिंग या वॉर सिनेरियोस, मल्टीपल अमेरिकन भाई बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वो पीछे बैठ के वो सारी कर रहे हैं, ये ऑल्टरनेटिव, तो ये इन्होंने ऐसा करा तो हम क्या करेंगे, ऐसा करा तो हम क्या करेंगे। हो सकता है अभी सऊदी का MBS बड़ा खपा बैठा हो, बोलो ना करो, क्योंकि ये पूरी लपटें सऊदी अरेबिया तक जाएंगी सर। और अगर ऐसी लपटें गई जो इराक में भी, इन एडिशन टू HH एक्सेस, इराक में भी मिलिशियाज हैं जो कि इरानियन फेवर में है। सऊदी अरेबिया के अंदर, देश के अंदर डिससैटिस्फैक्शन है विद द क्राउन प्रिंस, चाहे वो अभी मॉडर्नाइजेशन वगैरह कर रहा है, वो कंट्रोल जैसे तैसे करा हुआ है। जॉर्डन क्या है, जॉर्डन पूरा अमेरिकन एड पे जिंदा चल रहा है, उनका किंग। तो गाजा में जो हुआ वो, तो इन अरब देशों को बहुत बड़ी चिंता ये है कि कहीं अव्वल तो हमारे पे अटैक होगा, हम खिंच जाएंगे, पर इन्हें ये भी खतरा है कि अगर ये ऐसे फैला तो पता नहीं किसी देश में कहां कोई तख्ता पलट हो जाएगा इनका। तो अब हो सकता है वो देश भी प्रेशर कर रहे हैं इधर अमेरिका को, नहीं ऐसे नहीं करो, तो ये सब फैक्टर होगा। बट ओवरराइडिंग, नॉट ओवरराइडिंग, एक मेजर फैक्टर जो है वो है नेतन्याहू और उसकी पूरी मिशन और जील की मुझे तो ये करना है। और उसके जरिए उन्होंने ट्रंप को अब ये कन्विंस मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट कर दिया है कि ये करेंगे तो ये तुम्हारे भी सिर में क्राउन आएगा, तुम्हारी बहुत बड़ी हिस्टोरिक अचीवमेंट हो जाएगी, जनरेशंस के लिए याद रखा जाएगा कि तुमने इजराइल के नेशन को बचाया फॉर एवर फ्रॉम न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये फैक्टर्स कुछ मेरे ख्याल से चल रहे हैं। बट यस, एब्सोल्युटली, जितने वेरिएबल्स हैं सारे वेरिएबल्स हैं। इसके अलावा एक और वेरिएबल भी तो चल रहा है कि ईरान के अंदर रेजिम चेंज हो जाए। ओके, अब ईरान के अंदर अगर रेजिम चेंज भी हो जाती है, मानिए इस प्रोसेस में, तो अगली जो रेजिम आएगी जरूरी थोड़ी है वो प्रो इजराइल, प्रो अमेरिका, प्रो वेस्ट फ्रेंडली होगी। वो भी तो हो सकता है एब्सोल्युटली एंटी हो। तो ये जो रेजिम चेंज का चल रहा है उसमें यस एक और हो रहा है, उसमें जनरल मुनीर आपके इन्वॉल्व हो गए हैं, शायद हो जाएंगे ईरान के अंदर, ये नो डाउट। ऊपर में जो उसके वेस्ट में या नॉर्थ में कहीं कुर्दिश
तान का जो रीजन है, जो इरानियन पोर्शन है, वहां ऑटोनॉमी की डिमांड चल रही है। राइट सर। यहाँ इधर ईस्ट में जो ईरान का बलूचिस्तान है, वो भी ऑटोनॉमी मांग रहे हैं। इसके अलावा इस मुल्ला रिजीम, इस्लामिक रिजीम के खिलाफ में भी लोग हैं। तो प्रयास तो ये भी चल रहा है अंदर, डेफिनेटली यस, कि किसी तरह से इस रिजीम को हटाया जाए। तो टोटल केओस अगर यहाँ होगा तो किस रास्ते जाएगा, आई थिंक उसकी डेफिनेटली वॉर गेमिंग हो रही होगी, बट जो भी गेमिंग हो रही होगी, सिनेरियो मॉडलिंग हो रही होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता है किस रास्ते ये लोग। I think that's the best thing to describe अभी की सिचुएशन को, जो आपने कहा सिनारियो गेमिंग, और उसको एनालिसिस किया जा रहा होगा, सिनारियो 1, सिनारियो 2, सिनारियो 3। और इसीलिए हमारे पास जो खबरें आ रही हैं कि सैद्धांतिक रूप से अपनी तरफ से ट्रंप ने अटैक की अनुमति एक तरह से दे दी है, बट जो फाइनल जो बतौर पोटस जो उनको वो देना है। सचदेव सर कुछ कह रहे हैं? या क्विकली, एग्जैक्टली यू सेइंग, उसने प्लान अप्रूव कर दिया है। Yes, प्लान कब ट्रिगर होगा वो नहीं करा है, वो नहीं बताया। तो प्लान को उन्होंने सैद्धांतिक अप्रूवल दे दिया है, बट बतौर पोटस, जैसे मैं कह रहा हूँ, जो ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अभी बचे हुए हैं। बहरहाल जनरल सिंह, आपने एक इम्पॉर्टेंट बात बोली, एग्जिट स्ट्रैटेजी आपको बताना पड़ेगा, यूएस को बताना पड़ेगा कि भाई आपकी क्या होगी। बट मैं आपसे सर ये समझना चाह रहा हूँ कि अब इजराइल के भीतर भी वहाँ के जो अखबार वगैरह हैं, मैं पढ़ पा रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू साहब ने भी इजराइल को एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं बताई है। तो क्या अभी इजराइल के पास कोई एग्जिट स्ट्रैटेजी है, और वो किस तरह की होगी, और आप इस युद्ध की या कॉन्फ्लिक्ट का परिणति किस रूप में देख रहे हैं, ये कहाँ जाएगा ये? देखिए दीपक, नेतन्याहू का जो फिलॉसफी है, उसका डॉक्ट्रिन है कि आई विल डिक्टेट द क्लॉक, और उसने क्लॉक डिक्टेट करी। इससे सबसे लॉन्ग लास्टिंग प्रधानमंत्री है इजराइल का। अभी जब हमास का अटैक हुआ था, उसके बाद एक जब भी सीजफायर का मौका आता था या बातचीत होती थी, उसको उसी ने तोड़ा है। अभी आगे भी उसने न्यूक्लियर टॉक्स जो चल रही थी 6वें राउंड की, उसमें भी नेतन्याहू ने क्लॉक को डिक्टेट किया। इसी ने बताया ट्रंप को कि 60 दिन से ज्यादा टॉक्स नहीं चलनी चाहिए, और हमला किया। बेशक वो यूएस के साथ कोऑर्डिनेशन में था या उनकी जानकारी में था, पर जितना कहते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेतन्याहू की आपने बात की कि वो ट्रंप को, अगर ट्रंप एंटर करता है वॉर, तो उसका जैसे WMD में जॉर्ज बुश जूनियर ने एंटर किया था, तो ट्रंप का ये गल्फ वॉर 3 मोमेंट हो सकता है। एक पीस मेकर से वॉर मॉन्गर गिना जाएगा। और मैं समझता हूं, रॉबिन सचदेव साहब से मैं थोड़ा सा डिसएग्री कर रहा हूं उनकी परमिशन के साथ, कि मेरे को लगता है कि ट्रंप टेरिफ वॉर करेंगे, हॉट वॉर में वो पीछे हटे रहेंगे। ये मेरी असेसमेंट है। क्यों? देखें, ईरान की भी रेड लाइंस हैं, वो भी डिटरमिन्ड है कि हम एक न्यूक्लियर एनर्जी को सही तरह से इस्तेमाल करें, इसलिए हम न्यूक्लियर पावर गिना जाएं। बेशक वेस्टर्न कंट्रीज चाहते हैं कि वो हथियार ना बनाए। दूसरा, उसकी रेड लाइन ईरान की ये है, अगर ये हमला करता है ट्रंप इस टाइम, तो वो देखें लड़ाई को आगे बढ़ाएगा। यूएस बेसिस जो हैं 7-8 देशों के अंदर, उसके अंदर अपनी मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ड्रोन्स को दागेगा। यूएस का नुकसान थोड़ा हो या कम हो, पर उसका नुकसान होगा, और इसमें यूएस पब्लिक बिल्कुल साथ नहीं देगी, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ट्रंप का। तीसरा है कि जब लड़ाई अगर आगे बढ़ेगी तो फिर हाइब्रिड वॉर में जाएगी, ये फिर खत्म नहीं होगी, और यूएस को अपनी होमलैंड सिक्योरिटी को और भी टाइटन करना पड़ेगा, क्योंकि ईरान एसिमेट्रिक वॉर, प्रॉक्सी वॉर का मास्टर है। तो बेशक उसका एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ नहीं काम कर रहा, वो कुछ और वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल एक्सेस जरूर पैदा करेगा। तो इसको हमें समझना चाहिए। और एक और है, बिल्कुल सही किया था रॉबिन साहब ने और एम्बेसडर साहब, ट्रिग्नाइट साहब ने भी, कि लगता नहीं है कि बूट्स ऑन ग्राउंड आएंगे। एक नेवल एयर वॉर में होगा, मिसाइल दागी जाएंगी, फोर्डलॉन नजार्स एरिया में वो करेंगे कोशिश जी। और क्यों नहीं होंगी बूट्स ऑन ग्राउंड? इराक और अफगानिस्तान का एक्सपीरियंस पूरा टेस्ट किया हुआ है अमेरिका ने।
और ईरान जो है Right. इसकी ज्योग्राफी, मिलिट्री ज्योग्राफी, इसका मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी और ऑर्गेनाइजेशन बहुत ताकतवर है। आप देख रहे हैं कि उनके कितने मिलिट्री लीडर्स डिकैपिटेट किए गए हैं और एकदम दूसरे स्टेप इन हो गए हैं और लड़ाई जारी है। तो मैं समझता हूं कि इस समय जो मोमेंट है, एक अगर सहमे रहेंगे ट्रंप और किसी तरीके से एग्रीमेंट हो जाए। देखिए, फॉरेन मिनिस्टर्स की टॉक चल रही है, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन की ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से। हो सकता है इसमें भी आ जाए। और मेरे को एक गट फीलिंग है कि मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि जेडी वांस ही एक दिन तेहरान में चंद एक दिनों में पहुंच जाए और मामले को काबू रख दे। ही इज अ इंटेलिजेंट मैन इन द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन टुडे, एज पर मी, हु कैन कंट्रोल थिंग्स। एब्सोल्युटली सर, ये आपने जो बात बोली है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास दो एकदम ज़बरदस्त व्यू पॉइंट हैं। सचदेव सर कह रहे हैं कि हो सकता है अटैक जल्दी हो जाए, अगले हफ्ते छोड़िए जल्दी हो जाए, और सिंह सर कह रहे हैं कि हो सकता है कि ईरान में जेडी वांस हो, और क्योंकि फ्रांस और जर्मनी के साथ उनकी बातचीत भी हो रही है ईरान की, तो वहाँ से क्या पता कोई नतीजा निकले जो कि युद्ध को टालने वाला हो। बट एक जो पिक्चर क्लियर है हमारे सामने वो ये है कि इजराइल जानता है कि वो क्या कर रहा है, उसको मालूम है, और ईरान को भी मालूम है कि उसका रिस्पॉन्स क्या है। यानी कि दो पक्ष तो समझते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो जानते हैं। जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो है ट्रंप साहब। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली वो क्या करेंगे। अब जनरल मुनीर जैसे लोग जो हैं उनको सपने दिखा देते हैं नोबेल के, और उनके बगल में पनीर और सब ये खा लेते हैं। तो हो सकता है नेतन्याहू साहब ने भी, जैसा अभी बताया गया हमारे तीनों गेस्ट की ओर से, कि उनको सपने दिखाएं कि तुम इतिहास रच सकते हो, तो शायद उस इन्फ्लुएंस में है ट्रंप। बट कब तक रहेंगे वी नेवर नो। आने वाले 2-4 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उस पर हमारी नज़र रहेगी। थैंक यू सो मच, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल सिंह थैंक यू सर, एम्बेसडर त्रिगुणायत सर थैंक यू सो मच सर, सचदेव सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। ये थी हमारी कवर स्टोरी।